नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम फिर लाओ त्से की रहस्यमय और सादगी भरी कहानियों पर बात करने वाले हैं। सपनों और हकीकत के बीच की उस पतली सी रेखा पर जहां समय थम सा जाता है और मन की उलझनें हवा में घुल जाती हैं, वहां खड़ा है एक प्राचीन दार्शनिक, लाओ त्से। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का रहस्य और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो कहती है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक नदी है जो बिना शोर किए अपने रास्ते पर बहती है। आज की दुनिया में जहां हम सुबह से शाम तक भागते हैं, किसी की कही बात को मन में बिठाकर अपनी शांति खो देते हैं और फूल की खुशबू लेना भूल जाते हैं, लाओ त्से की कहानियां एक जादुई चिराग की तरह हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जिंदगी को जटिल बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही खूबसूरत है। बस हमें उसे सहजता और सादगी से जीना है। इस वीडियो में हम लाओ त्से की रहस्यमयी कहानियों के जरिए ताओवाद के दर्शन को एक रोचक और जादुई अंदाज में खोजेंगे। ये कहानियां आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहां समय धीमा पड़ जाता है, मन शांत हो जाता है और जिंदगी एक रहस्यमयी नृत्य बन जाती है। तो तैयार हो जाइए, लाओ त्से के ताओ के जंगल में चलते हैं, जहां हर पेड़, हर नदी और हर हवा के झोंके में एक कहानी छिपी है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से झांकती है तो हमारा दिन शुरू होता है। लेकिन कैसे? फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। ऑफिस का प्रेशर, बॉस की डेडलाइन और दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरीज जो चुपके से कहती हैं, देखो मैं तुमसे आगे हूं। कोई सहकर्मी कहता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बस ठीक ठाक था। और बस वो बात आपके मन में एक कांटे की तरह चुभ जाती है। रात को बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग में सवालों का तूफान है। कल क्या होगा? मैंने वो गलती क्यों की? मैं उससे बेहतर क्यों नहीं हूं? हमारी जिंदगी एक भूल भुलैया बन गई है, जहां हर मोड़ पर एक नया डर, एक नई चिंता या एक नई तुलना इंतजार कर रही है। हम कमाते हैं ताकि पेट भरें और चैन से जिएं, लेकिन कब हम मशीन बन गए पता ही नहीं चला। हम फूल की खुशबू भूल गए, बारिश में भीगना छोड़ दिया और पंछियों की चहचहाहट को ईयरफोन्स की बीट्स से ढक दिया। हमारा मन इतना भरा हुआ है कि शांति के लिए उसमें जगह ही नहीं बची। लेकिन क्या होगा अगर कोई हमें इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता दिखाए? कोई ऐसा जो हमें सिखाए कि जिंदगी को जटिल करने की जरूरत नहीं, कि सच्ची खुशी सादगी में है, कि हमें हर रेस जीतने की जरूरत नहीं। यहीं से शुरू होती है लाओ त्से की रहस्यमयी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां ताओ का जादू हर सवाल का जवाब देता है। लाओ त्से, जिन्हें लियर या लाओ दान के नाम से भी जाना जाता है, कोई साधारण इंसान नहीं थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चाओ राजवंश के एक छोटे से पुस्तकालय में वो किताबों के बीच खोए रहते थे। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो ब्रह्मांड के सारे रहस्य पहले से जानते हों। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी सादगी भरी थी कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। वो कोई महल में नहीं रहते थे, न ही सोने चांदी की चाह थी। उनकी दुनिया थी किताबें, विचार और प्रकृति का वो जादू जो आम इंसान को दिखाई नहीं देता। ताओ को समझना ऐसा है जैसे रात के आसमान में तारों को जोड़कर कोई आकृति बनाने की कोशिश करना। ये कोई चीज नहीं जिसे आप पकड़ सकें, ये कोई जगह नहीं जहां आप जा सके। ताओ है वो अनदेखा धागा जो सारी सृष्टि को जोड़ता है। पेड़ों की सरसराहट, नदी का गीत और आपके दिल की धड़कन। सोचिए, ताओ वो हवा है जो आपके चेहरे को छूती है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। वो चांदनी है जो रात को जंगल को रोशन करती है, लेकिन जिसे आप थाम नहीं सकते। ताओ वो रहस्यमयी नृत्य है जिसमें ब्रह्मांड की हर चीज हिस्सा लेती है। और लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि इस नृत्य में शामिल होने के लिए हमें अपने कदम हल्के रखने होंगे, बिना किसी बोझ के, बिना किसी जल्दबाजी के। लाओ त्से की कहानियां छोटी हैं, लेकिन हर एक में एक जादुई रहस्य छिपा है। ये कहानियां हमें उस जंगल में ले जाती हैं जहां हर पत्ती, हर नदी और हर हवा के झोंके में कोई न कोई सीख छिपी है। आइए इनमें से कुछ कहानियों को एक रहस्यमयी अंदाज में सुने। प्राचीन चीन के एक शांत गांव में, जहां बांस के जंगल हवा में सरसराते थे और पहाड़ों की छाया में एक नीली नदी
सर्प की तरह लहराती थी, एक बरगद का प्राचीन वृक्ष खड़ा था। इसके नीचे हर दिन एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा करता था। उसका चेहरा समय की रेखाओं से भरा था और उसकी आंखें ऐसी शांति बिखेरती थीं, मानो वे नदी के गहरे रहस्यों को जानती हों। गांव वाले उसे नदी का बूढ़ा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कितने वर्षों से वहां बैठता था, पर उसकी उपस्थिति गांव के लिए एक रहस्यमय आकर्षण थी। बच्चे उससे डरते, बड़े उसका सम्मान करते और कुछ उसे जादूगर तक समझते थे। चेन गांव का एक युवा व्यापारी अपनी महत्वाकांक्षाओं और अधीरता के लिए जाना जाता था। उसका कपड़े का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहता। ग्राहकों की मांगें, बाजार की प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितता उसे रातों की नींद हराम कर देती थी। एक शाम जब सूरज की किरणें नदी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, चेन निराश मन से नदी के किनारे टहलने निकला। उसकी नजर बूढ़े पर पड़ी, जो शांतिपूर्वक नदी को निहार रहा था। चेन ने उत्सुकता और थोड़ी झुंझलाहट के साथ पूछा, बाबा, आप हर दिन यहां बैठकर क्या करते हैं? नदी में ऐसा क्या है जो आपको इतना लुभाता है? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। बूढ़े ने अपनी आंखें नदी से हटाए बिना एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं नदी से सीखता हूं। देख, यह नदी बिना किसी जल्दबाजी के बहती है। वह पत्थरों से टकराती है, लेकिन उनसे गुस्सा नहीं करती। वह ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती है, लेकिन रुकती नहीं। वह अपने मार्ग को स्वयं बनाती है, बिना किसी से शिकायत किए। चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना? मैं अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। मैं रुक नहीं सकता, वरना मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। बूढ़े ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे नदी में फेंका। कंकड़ पानी में डूब गया और लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसने कहा, चेन, तुम कंकड़ की तरह हो जो पानी को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन नदी की तरह बनो। वह वू वेई का मार्ग अपनाती है, अकर्म में कर्म। इसका मतलब है कि तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। अपने मन की उथल पुथल को शांत करो और जीवन के प्रवाह के साथ बहो। चेन को यह बात समझ नहीं आई। उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बिना मेहनत के व्यापार कैसे चलेगा? अगर मैं कोशिश न करूं तो मेरे ग्राहक मुझसे मुंह मोड़ लेंगे। बूढ़े ने उसे एक रहस्यमय मुस्कान के साथ देखा और कहा, कल सुबह मेरे साथ नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। चेन की उत्सुकता जाग उठी और वह अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही बूढ़े के पास पहुंच गया। बूढ़े ने उसे एक छोटी सी बांस की नाव दी और कहा, इस नाव को नदी के पार ले जाओ, लेकिन पतवार का उपयोग मत करना। चेन हंस पड़ा, बिना पतवार के मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा। लेकिन बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, नदी को तुम्हारा मार्गदर्शक बनने दे। चेन नाव में बैठा और पतवार को किनारे रख दिया। पहले तो वह डर गया, क्योंकि नाव तेजी से बहने लगी। उसने पतवार उठाने की सोची, लेकिन बूढ़े की बात याद आते ही उसने खुद को रोका। उसने देखा कि नदी का प्रवाह उसे पत्थरों से बचाकर ले जा रहा था। जब वह घुमावदार रास्तों से गुजरा तो नदी ने उसे स्वयं सही दिशा में मोड़ दिया। आखिरकार वह बिना किसी प्रयास के नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। चेन की आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। उसने बूढ़े से पूछा, यह कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया। बूढ़े ने कहा, तुमने नदी पर भरोसा किया। बू वेई का मतलब है बिना जबरदस्ती के कर्म करना। तुमने नदी का विरोध नहीं किया और वह तुम्हें सही जगह ले गई। जीवन भी ऐसा ही है। मेहनत करो, लेकिन बिना जिद के। जो तुम्हारे सामने आता है उसे स्वीकार करो। चेन ने कई हफ्तों तक बूढ़े के साथ समय बिताया। उसने अपने व्यापार में जल्दबाजी छोड़ दी। उसने ग्राहकों की मांगों को शांति से सुना, अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दिया और अपने कर्मों को प्रकृति के प्रवाह के साथ जोड़ दिया। उसने पाया कि जब वह तनाव मुक्त होकर काम करता तो उसके निर्णय बेहतर होते और उसका व्यापार पहले से कहीं अधिक फलने फूलने लगा। एक दिन जब वह नदी के किनारे बूढ़े को धन्यवाद देने गया तो बूढ़ा वहां नहीं था। गांव वालों ने बताया कि वह कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। चेन ने नदी की ओर देखा और मुस्कुराया, मानो नदी ने ही उसे बूढ़े की शिक्षाएं दी हों। शिक्षा। लाओ त्से की वू वेई की अवधारणा हमें सिखाती है कि जीवन में अनावश्यक संघर्ष छोड़कर हमें प्रकृति और परिस्थितियों के प्रवाह के साथ चलना चाहिए। यह आलस्य नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से कर्म करना है, जो हमें तनाव से मुक्त करता है और हमारे कार्यों को अधिक प्रभावी बनाता है। यह कहानी लाओ त्से के वू वेई के दर्शन को एक जादुई अंदाज में पेश करती है। वू वेई का मतलब है बिना जबरदस्ती के
प्रकृति के प्रवाह के साथ काम करना। यह आलस्य नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर उसे अपने रास्ते पर बहने देना। जैसे नदी शोर मचाए अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को सहजता से करना चाहिए। चेन ने सीखा कि तनाव और होड़ छोड़कर जब वो प्रवाह के साथ चला तो उसकी जिंदगी आसान और खुशहाल हो गई। हमारी जिंदगी भी चेन की तरह है, भाग दौड़, प्रेशर और तुलना से भरी। लेकिन अगर हम वू वेई को अपनाएं, यानी चीजों को जबरदस्ती ठीक करने की बजाय स्वीकार करें और शांति से काम करें, तो हमारा मन हल्का होगा और हमारे निर्णय बेहतर होंगे। अगली बार जब आप किसी डेडलाइन या टिप्पणी से परेशान हों, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और नदी की तरह बहने दें। प्राचीन चीन के एक चमचमाते राज्य में, जहां सोने चांदी की चमक सूरज को भी मात देती थी, राजा योंग का महल खड़ा था। यह महल रत्नों और नक्काशी से सजा था, मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। राजा योंग को हर चीज में पूर्णता चाहिए थी, सबसे शानदार गहने, सबसे भव्य सजावट और सबसे बड़ा नाम। लेकिन उनकी यह भूख उन्हें रातों की नींद चुरा लेती थी। कुछ न कुछ हमेशा कम लगता था और उनका मन कभी शांत नहीं होता था। एक दिन राजा ने अपने सबसे कुशल कारीगर मास्टर वांग को बुलाया। उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक थी। वांग, उन्होंने गर्जना की, मेरे लिए ऐसा बर्तन बनाओ जो दुनिया में सबसे सुंदर हो, ऐसा कि लोग उसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लें। वांग ने सिर झुकाया और काम में जुट गया। महीनों तक उसने रात दिन एक कर दिए। उसने सोने चांदी की परतें चढ़ाईं, रंग बिरंगे रत्न जड़े और ऐसी नक्काशी की कि बर्तन सूरज की तरह चमकने लगा। जब वो बर्तन राजा के सामने आया तो महल की दीवारें उसकी रोशनी से जगमगा उठीं। वाह! राजा ने तालियां बजाईं। ये तो साक्षात जादू है। लेकिन जैसे ही राजा ने उसमें पानी डालने की कोशिश की, उनकी मुस्कान गायब हो गई। बर्तन इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल था। पानी डालते ही वो रिसने लगा और उसकी नक्काशी में धूल जमा हो गई। ये क्या बनाया? राजा ने गुस्से में कहा। यह सुंदर तो है, पर बेकार है। वांग सिर झुकाए खड़ा रहा और राजा का दिल उदास हो गया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर गांव में निकला। उसकी नजर एक साधारण मिट्टी के बर्तन पर पड़ी जो एक जवान कारीगर लियांग के ठेले पर रखा था। बर्तन में न सोने की चमक थी, न रत्नों की सजावट। फिर भी उसमें एक अनोखी शांति थी, जैसे वो चुपके से कोई गीत गा रहा हो। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लियांग, ये सादा सा बर्तन मेरे महल में क्या काम आएगा? इसमें तो कोई चमक दमक ही नहीं। लियांग ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, इस बर्तन की सुंदरता उसकी सादगी में है। ये खालीपन ही इसकी ताकत है। राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने बर्तन को हाथ में लिया और उसमें पानी डाला। पानी शांतिपूर्वक ठहर गया, बिना एक बूंद रिसे। फिर उसने अनाज डाला और बर्तन ने उसे पूरी तरह संभाल लिया। आखिर में उसने एक जंगली फूल उसमें रखा और बर्तन की सादगी ने फूल की खूबसूरती को और निखार दिया। राजा की आंखें चमक उठीं। ये कैसे हुआ? उसने पूछा। लियांग ने कहा, मेरे पिता, जो एक साधारण कारीगर थे, ने मुझे सिखाया कि असली ताकत खालीपन में है। एक कमरे की खाली जगह उसे रहने लायक बनाती है। एक बर्तन का खालीपन उसे उपयोगी बनाता है। सादगी ही जिंदगी का जादू है। राजा का मन हल्का हो गया। उसने लियांग को महल में बुलाया और कहा, मेरे महल को और सुंदर बनाओ, लेकिन अपनी सादगी के जादू से। लियांग ने काम शुरू किया। उसने महल की भड़कीली सजावट हटाई, दीवारों को सादा छोड़ दिया और बीच में एक छोटा सा तालाब बनाया जहां कमल के फूल तैरते थे। बगीचों में उसने साधारण फूल लगाए जो हवा में हल्के से झूमते थे। जब राजा ने महल को देखा तो उसे लगा जैसे वो पहली बार सांस ले रहा हो। महल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुंदर था। लियांग को पुरस्कार देते हुए राजा ने पूछा, तुमने ये जादू कैसे किया? लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सादगी का रहस्य ये है कि ये आपको वो देखने देती है जो वास्तव में मायने रखता है। जब आप अनावश्यक चीजों को हटा देते हैं तो सच्चाई अपने आप चमकने लगती है। ये कहानी लाओ त्से के ताओ ते चिंग के उस गहरे सबक को उजागर करती है जिसमें कहा गया है, हम मिट्टी को गढ़कर बर्तन बनाते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता उसके खालीपन में है। सादगी हमें अनावश्यक बोझ से मुक्त करती है,
जैसे लियांग का सादा बर्तन राजा के भव्य बर्तन से ज्यादा उपयोगी था, वैसे ही हमारी जिंदगी में सादगी हमें शांति और संतुष्टि देती है। ये हमें सिखाती है कि ज्यादा चमक दमक की जरूरत नहीं। सच्ची सुंदरता हमारे भीतर की खाली जगह में है, जो हमें जिंदगी के असली रंग देखने देती है। हमारी जिंदगी भी राजा योंग की तरह है, भरी पड़ी है चमक दमक, गैजेट्स और तुलनाओं से। लेकिन अगर हम सादगी अपनाएं, अनावश्यक सामान, चिंताएं और होड़ को छोड़ दें, तो हमारा मन हल्का होगा। अगली बार जब आप कुछ और खरीदने की सोचें, रुकें, अपने घर को देखें, अपने मन को देखें। क्या आप उसे और भारी करना चाहते हैं या हल्का? एक सादा पल चुनें, चाहे वो कॉफी का एक घूंट हो या खिड़की से बाहर झांकना, और उसमें जिंदगी का जादू महसूस करें। हिमालय की तलहटी में, जहां बादल पहाड़ों से गले मिलते हैं और हवा रहस्यमय गीत गुनगुनाती है, एक प्राचीन पहाड़ खड़ा था। इसके शिखर पर एक साधु रहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह समय के सारे रहस्यों को अपनी मुट्ठी में रखता था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो सितारों के पार की दुनिया देख चुका हो, और उसकी शांत मुस्कान में ब्रह्मांड की गहराई छिपी थी। लोग उसे पहाड़ का साधु कहते थे, और उसकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से पथिक उस खतरनाक चढ़ाई को पार करने की हिम्मत करते थे। इसी यात्रा पर निकले थे दो पथिक, यिन और यांग। यिन एक तेज तर्रार योद्धा था, जिसका दिल जीत की आग से धधकता था। उसके लिए हर कदम एक जंग था, हर रास्ता एक चुनौती। अगर कोई उसकी राह में रुकता तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता। दूसरी ओर यांग एक शांत चित्रकार था, जिसके लिए जिंदगी एक कैनवास थी। वो रास्ते में खिले फूलों को निहारता, पक्षियों की चहचहाहट को सुनता और अपनी तूलिका से प्रकृति की खूबसूरती को उकेरता। दोनों का मकसद एक था, साधु के पास पहुंचना और जीवन का रहस्य जानना। लेकिन उनकी राहें जुदा थीं, जैसे दिन और रात। पहाड़ की चढ़ाई कोई बच्चों का खेल नहीं थी। खतरनाक चट्टानें, गहरी खाइयां और ठंडी हवाएं हर कदम पर इम्तिहान ले रही थीं। यिन ने सोचा कि उसकी ताकत और तेजी उसे जल्दी शिखर तक ले जाएगी। वो तेजी से चढ़ने लगा, जैसे कोई तूफान जो सब कुछ रौंद देना चाहता हो, लेकिन रास्ता उसे धोखा देता रहा। वो फिसलता, थकता और गुस्से में पेड़ों को काटता ताकि उसका रास्ता साफ हो, लेकिन हर कटे पेड़ से रास्ता और उलझता गया, जैसे प्रकृति उसका इम्तिहान ले रही हो। यांग ने दूसरा रास्ता चुना। वो धीरे धीरे चला, जैसे नदी जो बिना जल्दबाजी के बहती है। जब हवा तेज होती, वो रुककर पेड़ों की छांव में सांस लेता। जब सूरज की किरणें रास्ता दिखाती, वो आगे बढ़ता। वो प्रकृति की भाषा पढ़ता, पंछियों की आवाज, हवा का रुख और पत्तों की सरसराहट। उसने रास्ते को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाया। जब दोनों साधु के पास पहुंचे तो यिन के होश उड़ गए। यांग उससे पहले वहां था, शांत और मुस्कुराता हुआ। यिन ने गुस्से में पूछा, मैंने इतनी मेहनत की, अपनी ताकत झोंक दी, फिर भी यांग मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? साधु ने अपनी गहरी आंखों से यिन को देखा और कहा, यिन, तुमने रास्ते को जंग का मैदान समझा, जबकि यांग ने इसे एक नृत्य माना। तुम हर कदम पर जीतने की कोशिश में थे, लेकिन यांग ने प्रकृति के साथ ताल मिलाया। सच्ची ताकत संतुलन में है। साधु ने दोनों को एक रहस्यमयी चुनौती दी। उसने कहा, इस पहाड़ की एक गुफा में एक प्राचीन पत्थर है, उसे मेरे पास लाओ। यिन का सीना गर्व से फूल गया। उसने सोचा, मेरी ताकत के सामने यह पत्थर क्या है? वो गुफा में दौड़ा और पत्थर को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि वो टस से मस न हुआ। यिन ने घंटों पसीना बहाया, अपनी तलवार से चट्टानों पर वार किए, लेकिन पत्थर ने उसका मजाक उड़ाया। उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसकी ताकत घटती गई। यांग ने गुफा में कदम रखा, जैसे कोई चित्रकार जो अपने कैनवास को समझने की कोशिश करता हो। उसने पत्थर को ध्यान से देखा, उसकी हर रेखा को पढ़ा। तभी उसकी नजर पत्थर के नीचे अटके एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर पड़ी। उसने लकड़ी को हल्के से हटाया और पत्थर लुढ़क गया, जैसे कोई जादू हो। यांग ने पत्थर को साधु तक पहुंचा दिया, बिना पसीना बहाए। साधु ने यांग की तारीफ की और कहा, जीवन में हर समस्या को ताकत से हल करने की जरूरत नहीं, कभी कभी एक छोटा सा बदलाव बड़े नतीजे लाता है। यिन और यांग, तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। यिन की ताकत और यांग की बुद्धि मिलकर संतुलन बनाती है। यिन ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरी ताकत का क्या? अगर वो मुझे जीत तक नहीं ले जाती तो उसका मतलब क्या? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
ताकत और बुद्धि, गति और ठहराव, मेहनत और विश्राम, ये यिन और यांग हैं। जब तुम इनके बीच संतुलन बनाते हो तो तुम्हारा रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। यह कहानी लाओ त्से के यिन यांग के दर्शन को एक जादुई कहानी के रूप में पेश करती है। यिन और यांग प्रकृति के दो पहलू हैं, प्रकाश और अंधेरा, ताकत और कोमलता, गति और ठहराव। लाओ त्से सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शक्ति इन दोनों के बीच संतुलन से आती है। यिन की तरह हम अक्सर ताकत और मेहनत से हर चीज को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यांग हमें सिखाता है कि कभी-कभी रुकना, देखना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना ज्यादा कारगर होता है। हमारी जिंदगी में भी यिन और यांग हैं। हम यिन की तरह दौड़ते हैं, नौकरी, डेडलाइंस और तुलनाओं की रेस में, लेकिन अगर हम यांग की तरह थोड़ा रुकें, प्रकृति को सुनें और अपने काम में संतुलन लाएं, तो हमारा मन शांत होगा और रास्ता साफ होगा। अगली बार जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हों, रुकें, एक गहरी सांस लें। शायद जवाब ताकत में नहीं, बल्कि एक छोटे से बदलाव में छिपा हो। प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की धुंध खेतों को रहस्यमयी चादर ओढ़ाती थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती थीं, मेई नाम की एक युवती रहती थी। मेई का दिल आकाश जितना बड़ा था, लेकिन उसकी जल्दबाजी उसे हर कदम पर परेशान करती थी। वह चाहती थी कि उसके खेत रातों रात हरे भरे हो जाएं, उसका छोटा सा व्यापार चांद की तरह चमकने लगे और उसकी जिंदगी एक झटके में सुखों से भर जाए। लेकिन जितनी तेजी से वो दौड़ती, उतनी ही तेजी से मुश्किलें उसे घेर लेती। उसके खेत में बीज समय से पहले बोने की वजह से मुरझा जाते और उसकी अधीरता ग्राहकों को नाराज कर देती। मेई का मन एक तूफान की तरह था, हमेशा उथल पुथल में, हमेशा कुछ और की तलाश में। एक दिन जब निराशा का बोझ उसके कंधों पर पहाड़ की तरह चढ़ गया, मेई एक प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर की सीढ़ियां पुरानी थीं, जैसे समय ने उन्हें अपनी कहानियों से तराशा हो। वहां मूर्ति के सामने एक ताओवादी साधु ध्यान में डूबा था। उसकी शांति ऐसी थी मानो वो दुनिया के सारे शोर को भूल चुका हो। मेई ने हिम्मत जुटाकर पूछा, साधु जी, मैं दिन रात मेहनत करती हूं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? मैं क्या करूं? साधु ने आंखें खोलीं और उसकी नजर में एक ऐसी चमक थी जैसे वो मेई के मन का तूफान देख सकता हो। उसने बिना कुछ कहे मेई को मंदिर की छत पर ले गया। वहां नीला आकाश बादलों से भरा था, जो हवा के साथ हल्के हल्के नाच रहे थे। साधु ने कहा, मेई, इन बादलों को देखो, क्या वो हवा से लड़ते हैं? नहीं, वो उसके साथ बहते हैं। हवा उन्हें ले जाती है और सही समय पर वो बरसकर धरती को हरा भरा करते हैं। तुम भी अपनी जिंदगी की हवा के साथ बहो। मेई को ये बात जादू सी लगी, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा था। फिर भी उसने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। उसने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन इस बार जल्दबाजी नहीं की। उसने प्रकृति का इंतजार किया, सूरज की गर्मी, बारिश की बूंदें और मिट्टी की नमी। उसने अपने व्यापार में छोटे छोटे कदम उठाए, ग्राहकों की बातों को धैर्य से सुना और उनकी शिकायतों को तूफान की बजाय हल्की हवा की तरह लिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसके खेत में फसलें लहलहाने लगीं, जैसे प्रकृति ने मेई की धैर्य की तारीफ की हो। उसके ग्राहक उसकी शांति और सादगी से खुश होने लगे और उसका व्यापार एक छोटे से बीज से पेड़ की तरह बढ़ने लगा। एक दिन मेई फिर मंदिर लौटी, इस बार एक हल्के मन के साथ। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मेई, जीवन एक नृत्य है। तुम हवा हो और तुम्हारा मन बादल। जब दोनों में तालमेल होता है तो जिंदगी एक खूबसूरत गीत बन जाती है। मेई ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अगर हवा बहुत तेज हो या बादल बहुत भारी हो तो क्या होगा? साधु ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तब तुम्हें हवा को शांत करना सीखना होगा और बादलों को हल्का करना होगा। धैर्य और स्वीकृति तुम्हें यह रास्ता दिखाएंगे। यह कहानी लाओ त्से के ताओ ते चिंग के उस गहरे दर्शन को जीवंत करती है, जो हमें प्रकृति के प्रवाह के साथ चलना सिखाता है। मेई की जल्दबाजी हमारी आधुनिक जिंदगी की तरह थी, हमेशा कुछ और पाने की चाह, हमेशा रेस में आगे रहने की हड़बड़ी। लेकिन साधु ने उसे वू वेई का सबक दिया, बिना जबरदस्ती के कर्म करना, प्रकृति के समय और प्रवाह पर भरोसा करना। जैसे बादल हवा के साथ बिना विरोध के बहते हैं, वैसे ही हमें भी जिंदगी की लय के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। धैर्य और स्वीकृति
हमें अनावश्यक तनाव से मुक्त करती है और हमारे रास्ते को आसान बनाती है। हमारी जिंदगी मई की तरह है, डेडलाइंस, टारगेट्स और तुलनाओं की जल्दबाजी से भरी। लेकिन अगर हम साधु की तरह रुकें और प्रकृति से सीखें, तो हमारा मन हल्का होगा। अगली बार जब आप किसी काम में जल्दबाजी करें, रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने आसपास देखें। शायद कोई फूल, कोई पक्षी या कोई हल्की हवा आपको याद दिलाए कि जिंदगी को धीरे धीरे जीने में ही असली जादू है। प्राचीन चीन के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की धुंध खेतों को रहस्यमयी चादर ओढ़ाती थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती थीं, मेई नाम की एक युवती रहती थी। मेई का दिल आकाश जितना बड़ा था, लेकिन उसकी जल्दबाजी उसे हर कदम पर परेशान करती थी। वह चाहती थी कि उसके खेत रातों रात हरे भरे हो जाएं, उसका छोटा सा व्यापार चांद की तरह चमकने लगे और उसकी जिंदगी एक झटके में सुखों से भर जाए। लेकिन जितनी तेजी से वो दौड़ती, उतनी ही तेजी से मुश्किलें उसे घेर लेती। उसके खेत में बीज समय से पहले बोने की वजह से मुरझा जाते और उसकी अधीरता ग्राहकों को नाराज कर देती। मेई का मन एक तूफान की तरह था, हमेशा उथल पुथल में, हमेशा कुछ और की तलाश में। एक दिन जब निराशा का बोझ उसके कंधों पर पहाड़ की तरह चढ़ गया, मेई एक प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर की सीढ़ियां पुरानी थीं, जैसे समय ने उन्हें अपनी कहानियों से तराशा हो। वहां मूर्ति के सामने एक ताओवादी साधु ध्यान में डूबा था। उसकी शांति ऐसी थी मानो वो दुनिया के सारे शोर को भूल चुका हो। मेई ने हिम्मत जुटाकर पूछा, साधु जी, मैं दिन रात मेहनत करती हूं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? मैं क्या करूं? साधु ने आंखें खोली और उसकी नजर में एक ऐसी चमक थी जैसे वो मेई के मन का तूफान देख सकता हो। उसने बिना कुछ कहे मेई को मंदिर की छत पर ले गया। वहां नीला आकाश बादलों से भरा था, जो हवा के साथ हल्के हल्के नाच रहे थे। साधु ने कहा, मेई, इन बादलों को देखो, क्या वो हवा से लड़ते हैं? नहीं, वो उसके साथ बहते हैं। हवा उन्हें ले जाती है और सही समय पर वो बरसकर धरती को हरा भरा करते हैं। तुम भी अपनी जिंदगी की हवा के साथ बहो। मेई को ये बात जादू सी लगी, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा था। फिर भी उसने साधु की बात को दिल में बिठा लिया। उसने अपने खेत में बीज बोए, लेकिन इस बार जल्दबाजी नहीं की। उसने प्रकृति का इंतजार किया, सूरज की गर्मी, बारिश की बूंदें और मिट्टी की नमी। उसने अपने व्यापार में छोटे छोटे कदम उठाए, ग्राहकों की बातों को धैर्य से सुना और उनकी शिकायतों को तूफान की बजाय हल्की हवा की तरह लिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। उसके खेत में फसलें लहलहाने लगीं, जैसे प्रकृति ने मेई की धैर्य की तारीफ की हो। उसके ग्राहक उसकी शांति और सादगी से खुश होने लगे और उसका व्यापार एक छोटे से बीज से पेड़ की तरह बढ़ने लगा। एक दिन मेई फिर मंदिर लौटी, इस बार एक हल्के मन के साथ। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, मेई, जीवन एक नृत्य है। तुम हवा हो और तुम्हारा मन बादल। जब दोनों में तालमेल होता है तो जिंदगी एक खूबसूरत गीत बन जाती है। मेई ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन अगर हवा बहुत तेज हो या बादल बहुत भारी हो तो क्या होगा? साधु ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तब तुम्हें हवा को शांत करना सीखना होगा और बादलों को हल्का करना होगा। धैर्य और स्वीकृति तुम्हें यह रास्ता दिखाएंगे। यह कहानी लाओ त्से के ताओ ते चिंग के उस गहरे दर्शन को जीवंत करती है जो हमें प्रकृति के प्रवाह के साथ चलना सिखाता है। मेई की जल्दबाजी हमारी आधुनिक जिंदगी की तरह थी, हमेशा कुछ और पाने की चाह, हमेशा रेस में आगे रहने की हड़बड़ी। लेकिन साधु ने उसे वू वेई का सबक दिया, बिना जबरदस्ती के कर्म करना, प्रकृति के समय और प्रवाह पर भरोसा करना। जैसे बादल हवा के साथ बिना विरोध के बहते हैं, वैसे ही हमें भी जिंदगी की लय के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। धैर्य और स्वीकृति हमें अनावश्यक तनाव से मुक्त करती है और हमारे रास्ते को आसान बनाती है। हमारी जिंदगी मेई की तरह है, डेडलाइंस, टारगेट्स और तुलनाओं की जल्दबाजी से भरी। लेकिन अगर हम साधु की तरह रुकें और प्रकृति से सीखें, तो हमारा मन हल्का होगा। अगली बार जब आप किसी काम में जल्दबाजी करें, रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने आसपास देखें। शायद कोई फूल, कोई पक्षी या कोई हल्की हवा आपको याद दिलाए कि जिंदगी को धीरे धीरे जीने में ही असली जादू है। इन चारों कहानियों में एक साझा धागा है,
लाओ त्से का ताओवादी दर्शन जो हमें सिखाता है कि जिंदगी को जटिल बनाने की जरूरत नहीं। वू वेई, नदी का बूढ़ा, हमें प्रकृति के प्रवाह के साथ चलना सिखाता है, बिना जबरदस्ती के। सादगी, खाली बर्तन, हमें अनावश्यक बोझ छोड़कर जीवन की असली सुंदरता को अपनाने की प्रेरणा देती है। और यिन यांग, हिमालय का पथिक, हमें ताकत और बुद्धि, मेहनत और विश्राम के बीच संतुलन की कला सिखाता है। पहिए कहानियां हमें होड़ की दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं। चेन की तरह हम अक्सर दूसरों से आगे निकलने की रेस में अपनी शांति खो देते हैं। राजा योंग की तरह हम भव्यता की चाह में सादगी भूल जाते हैं। और यिन की तरह हम हर चीज को ताकत से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा हमें अशांत करती है। इसके बजाय हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए, बिना दूसरों से तुलना किए। जैसे यांग ने प्रकृति के संकेतों को पढ़ा, वैसे ही हमें अपने आसपास की लय, चाहे वो प्रकृति हो या परिस्थितियां, को समझना चाहिए। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, डेडलाइंस और सामाजिक दबाव हमें मशीन बना देते हैं, लाओ त्से की ये कहानियां एक जादुई चिराग की तरह हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम इन सबक को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। लाओ त्से की ये कहानियां हमें एक जादुई नक्शा देती हैं, जो हमें हमारी अशांत, प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया से निकालकर सादगी और सहजता की राह पर ले जाता है। नदी का बूढ़ा हमें सिखाता है कि जीवन को जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बस नदी की तरह बहें। खाली बर्तन हमें याद दिलाता है कि सादगी में ही असली ताकत है, जो हमें अनावश्यक बोझ से मुक्त करती है। और हिमालय का पथिक हमें यिन यांग का संतुलन सिखाता है, जो ताकत और बुद्धि को एक साथ जोड़ता है। आज की दुनिया में जहां हम फूल की खुशबू लेना भूल गए हैं और हर पल एक नई रेस में दौड़ रहे हैं, लाओ त्से की ये कहानियां एक शांत झोंके की तरह हैं। वो हमें कहती हैं, रुक जाओ, सांस लो, अपने मन को हल्का करो और ताओ के साथ नाचो, क्योंकि जिंदगी कोई दौड़ नहीं, एक नृत्य है। और इस नृत्य में सबसे खूबसूरत कदम वही हैं जो सहजता और सादगी के साथ उठाए जाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो। और अंत में एक निवेदन की हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।